फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। और उसके टूल्स क्या होते हैं? मोबाइल बिफोर मोबाइल हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम अर्लियर। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता था? राइटिंग वन फॉर्म, बाय वन। ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके, एंड दूसरा भी एक है सिग्नेचर। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक छोटा सा कोट है, राइट टू अंडरस्टैंड, स्पीक टू बी हर्ड, रीड टू ग्रो। आप जो भी लिखते हैं उसको उस तरीके से लिखें कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। आप कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं? आप अगर किसी को, एक आम लेमैन को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट, उसको जिसको इंग्लिश नहीं आती। फिर जिसको लीगल लैंग्वेज की पता नहीं है उसको आप जो है ना उस लीगल लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये कुछ एथिक्स हैं कम्युनिकेशन के। स्पीक टू बी हर्ड, आप बोलें इस तरीके से कि सामने वाला आपको जो है ना सही से सुन पाए, समझ पाए और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। ऐसा ना हो कि आप बोले जा रहे हो और सामने वाला बंदा सो रहा है। जैसे अभी कुछ लोग जो है ना यहाँ पे इधर उधर देख रहे हैं, वो फोकस नहीं है। तो भी फोकस है रीड टू ग्रो। आपको अगर आगे बढ़ना है ना, बीइंग एन एडवोकेट या फील्ड में किसी में भी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च, फिर आप किताबें पढ़ो, फिर आप आर्टिकल्स पढ़ो, आप अपने दोस्तों से कुछ चीज़ें लेके पढ़ो। ऐसे घूमते फिरते पढ़ा गया। छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, पीके मूवी सबने देखी होगी। पीके मूवी में वो खुद तो इनरोल नहीं था यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी की इनरोलमेंट में डिग्री उसने उसको दे दी, खुद पढ़ लिख के एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो पढ़ने की थ्री इडियट्स, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो मतलब पढ़ना चाहिए आपको रिसर्च वर्क करना चाहिए। अगर आप महंगी बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करें, उसका इजी एक्सेस है आपके पास, आप इंटरनेट से ग्रो कर सकते हैं। आप पुरानी बुक्स अपनी निकालें जो आपके पास अवेलेबल है, उनमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो रिफ्रेश करेंगी। मैं उस दिन बैठा था, मैंने अपनी प्राइमरी की बुक्स और मिडिल की बुक्स निकाली। हम गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं, सारे गवर्नमेंट बैकग्राउंड से हैं। उस टाइम पे प्राइवेट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मैंने जब निकाली तो मेरे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो आजकल के बच्चे यहाँ पे जो है ना 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हैं, वो हमें 8वीं 9वीं में उस टाइम पढ़ाया जाता था। वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत जो है ना स्टडी रखा हो, प्रीवियस आप थोड़ा देखते हो तो आगे आप बढ़ सकते हो। अभी आप जितनी भी लॉ की बुक्स से पढ़ेंगे, लॉ की बुक्स में क्या होता है कि आपने पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लोग बोलते हैं कि जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में थ्योरी में बहुत फ़र्क है। ऐसा है, लेकिन आप जब उस थ्योरी को लेके चलेंगे तभी आप जो है ना प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हाउ टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स यू हैव रेड बिफोर, वो आपको आना चाहिए। अच्छा, सिंपली ये मैंने आपको बता दी, इसकी डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, मैसेज एंड द रिसीवेंट। मैं मैसेज कर रहा हूँ किसी को, वो मेरा मैसेज जाएगा, लेकिन कहाँ पे पहुँचेगा? एक डेस्टिनेशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अपनी जो है ना रजिस्ट्रार साहब को अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो एक या तो ऑफिस नोट होगा मेरा या एक रिटन एप्लीकेशन होगी। उसके एथिक्स आएंगे, वो तो फिर अगर हम उसमें जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरा इतना बड़ा सेशन नहीं है, मैं आपको जो ना आगे सिर्फ एथिक्स थोड़े बहुत बताऊँगा उसके कोड के हवाले से। फिलहाल आपको बैकग्राउंड दे दूँ मैं। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपने पढ़े भी होंगे शायद। कोई बता सकता है मुझे क्या क्या होते हैं? थोड़ा लाउडली प्लीज, आई कैन हियर। सर कर्टिसी आती है, करेक्शन आती है, आपका ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड। नो वरीज। जहाँ सीखने के लिए स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी तो आप उसको भी फॉलो करती हैं। आप जो लिखते हैं उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूँ ये 7 C's, फिर इनको एलेबोरेट करूँगा। सेकेंड थिंग इज कंसाइजनेस। जो आप लिखते हैं वो कंसाइज होना चाहिए। कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कंसीडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, courtesy and correctness. The first element of 7 C's is completeness.
जो इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, आप कोई भी मिसाल के तौर पे आप पिटीशन ड्राफ्ट करते हो और यू आर ड्राइंग, कोई भी आप केस बनाते हो, तो कोशिश करें उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालें। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स। हम लिखते हैं जब बनाते हैं प्लान वगैरह या कोई भी बनाते हैं, उसमें फैक्ट्स और बैकग्राउंड सारा पहले देते हैं, फिर आपको क्या चाहिए, आप क्या रिलीफ सॉर्ट कर रहे हो वो लिखते हैं आप। रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस, ऑडियंस क्या होगा यहाँ पे, आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ऑनरेबल जजेस होंगे, बीट मैजिस्ट्रेट हो, सीनियर सिविल हो, एडीजे हो, डीजे हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। आप उस ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए सारे फैक्ट्स लिखेंगे। साथ साथ आप जिसको पार्टी बना रहे हैं उसको भी मद्देनजर रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपको जज को प्लीज़ करने के लिए आपने कोई बड़ी उसमें जो है ना चीज़ पार खान चीज़ें डाल दी, लेकिन वो आपको काम नहीं आएंगी। आप केस से रिलेटेड जो भी आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन आप समझते हो वो आप उसमें डालो। द सेकेंड थिंग इज कंसाइजनेस। क्या होता है कि रिडंडेंसी आ जाती है। हमारे पास बहुत सारे केसेस देखते हैं कि एक जगह के एक पैराग्राफ में सेम चीज़ लिखी है, उसी को ही आखिर में कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप कोशिश करें उसको कंसाइज करें। उससे क्या होता है, अब हमारे पास केसेस रहते हैं जो हमारे जज साहबान की अक्सर यही शिकायत होती है कि यार इतने सारे प्रेयर आपने इसने डाल दिए हैं, आप उसको कंसाइज करो। रिलीफ तो एक ही या दो चाहिए होते हैं आपको, लेकिन उसको आप अलग अलग तरीके से मांग रहे होते हैं, तो डेटा रिडंडेंसी होता है। उसमें क्या होता है कि वो केस टाइम लेता है, जज साहब को पढ़ने में तकलीफ होती है, सामने वाले को पढ़ने में तकलीफ होती है, उसको भी उस पर आर्ग्यू करना होता है, आपको भी हर चीज़ पे आर्ग्यू करना होता है। तो आप जिस स्पेसिफिक पॉइंट को लेके चलना चाहते हो ना, स्टिक टू दैट पॉइंट। द थर्ड थिंग इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ये है कि वॉक इनटू द शूज ऑफ अदर्स। आप सामने वाले की नॉलेज जो है ना उसको मद्देनजर रखते हुए आप कंसीडर करें। इंफॉर्मेशन जो आप इनपुट दे रहे हैं वो सामने वाली ऑडियंस को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको कंसीडरेशन में रखते हुए उसमें इनपुट करें। क्लैरिटी, आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर मैं यहाँ से जा रहा था लाड़काना के रास्ते में हैदराबाद आया, हैदराबाद में मुझे डाकुओं ने रोका, मेरा पीछा किया। नहीं, आपको अगर लाड़काना जाना है तो सिंपल आप लाड़काना का ही लिखें। आप उसमें इधर उधर की बातें नहीं कि मैंने यहाँ पे खड़े होकर चाय पी, मैंने ये किया। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड मी। आप उसको मैसेज को इतना क्लियर रखें कि उसमें चीज़ें मिक्स ना हो। कि अगर मैं अभी कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपको अगर बैंकिंग की चीज़ें आके पढ़ाने बैठ जाऊँ तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा, या मैं आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाने बैठ जाऊँ तो वो मिक्सचर हो जाएगा। जो आपका मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो सामने जब फाइल खुलती है तो जज साहब के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास हज़ारों केसेस होते हैं मंथली बेसिस पे। वो देखते हैं, वो फाइल देख के समझ, ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनके एक एक दो प्रेयर में बहुत बड़े रिलीफ सॉल्व होते हैं और वो काम करवा के जाते। जो बड़े एडवोकेट्स हमारे हैं वो सारा जो है ना अपनी वर्डिंग और अपनी प्रैक्टिस भी चलाते, कोशिश करते हैं वो कंसाइज करें। ऐसा ना है कि आपने वो पलंदा पूरा बना लिया फाइलों का, लेकिन उसमें आपको जो है ना कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, खाली आपने फाइल को बड़ा दिखाने के लिए जो है ना उसमें चीज़ें डाल दी। ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ है कंक्रीट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग particular and clear rather than fuzzy and general. It is supported with specific facts and figure. आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसके साथ सपोर्टिव एविडेंस या फैक्ट्स होने चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, पिटीशन बना रहे हैं, व्हाटएवर आप बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आपकी है, उसको फैक्ट्स से सपोर्ट करें आप। It makes use of words that are clear and they build the reputation. आप ऐसे वर्ड्स लिखें जो सामने वाले को जो है ना अट्रैक्ट करें। ड्राफ्टिंग एक आर्ट है, लीगल ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जो है ना मुझे ड्राफ्टिंग आती है और मैं बहुत बड़ा चीता हूँ। नहीं, जितना आप सीखते जाएंगे ना, जैसे एक जज साहब की जजमेंट होती है ना, वो जजमेंट लिखना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने देखा कि कोई एडवोकेट आर्ग्यू कर रहा है तो वो एक वर्ड को पकड़ लेता है सामने वाले को, लाइक शैल, विल, में, तो उस पर चलता है सारा गेम। ठीक है, आपको जो है ना इस तरीके से ड्राफ्ट करना है अपनी चीज़ों को कि सामने वाला एडवोकेट आपकी किसी बात को पकड़ ना सके उसमें। अगर वो पकड़ता भी है तो आपकी इतनी कमांड उस पर होनी चाहिए कि यू आर एबल टू आंसर दैट थिंग। कर्सी,
क्या होता है कि हमारे अल्फाज बोलते हैं, हम अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम रूड लैंग्वेज लिखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। यू आर सॉर्टिंग रिलीफ। आप कोई भी चीज़ बनाते हो, यू शुड बी हम्बल। आप अपना जो है ना तहजीब के दायरे में आप ड्यू रिस्पेक्ट जो होती है ऑनरेबल बेंच की, यू शुड स्टिक टू दैट। दिस इज़ फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट कि वो कर्टियस होना चाहिए। जब वो ड्राफ्ट करता है, जब वो आके आपसे क्लास में अपना कोर्ट में डिस्कस करता है चीज़ें, तो ही शुड बी कर्टियस रेदर देन बीइंग रूड। आपके मैसेजेस बोलते हैं, एक मिसाल दूंगा, हम अपने सबॉर्डिनेट को बोला बेटा अदर आना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि उनकी, उसको बेटा अदर आना, आएगा खुशी की जी सर। सिमिलरली आप उसको बोला अबे इधर आ, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट इलीगल और एथिकल लैंग्वेज, अबे इधर आ, तो उसको दिमाग पे लगे कि बुरा लगेगा, एक मरतबा दो मरतबा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी हर्ट होगा। तो आप जो भी लिखते हो, जो भी आर्ग्यू करते हो, जो भी प्रेजेंट करते हो, यू शुड बी कर्टियस अकॉर्डिंग टू द ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द बेंच और द अपोजिट एडवोकेट और द स्टाफ, एनीथिंग, और योर कोर्ट क्लर्क, जो आपके कोर्ट क्लर्क होते हैं, आगे वो भी है, मैं आपको बताऊँगा। और सेवेंथ थिंग इज करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या आएगा मैडम, आप बोल रहे थी, एक ही बताया था आपने, करेक्टनेस। व्हाट इज करेक्टनेस? उसको लड़के को बुलाना। सर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए हर चीज़। किस पर्सपेक्टिव में करेक्टनेस की बात हो रही है? सर जो बात कर रहे हैं वो यानी उसमें लॉयल्टी हो, वो तो उसमें आ गई ना कंक्रीटनेस में। करेक्टनेस क्या है? नेक्स्ट कोर्ट में किए हैं तो कोई और करेक्टनेस इज सिंपली लिमिटेड टू दी योर ड्राफ्टिंग। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, आपके वर्ड्स हो गए, व्हाट आर दी वर्ड्स यू आर चूजिंग, व्हाट आर दी वर्ड्स यू आर राइटिंग, व्हाट आर दोज वर्ड्स व्हिच यू आर इनपुटिंग इन योर एप्लीकेशन। तो वो उसको आप डबल चेक करें, तो आपको जो है ना एक सही पिक्चर मिलेगी। बेटा वो वीडियो चला दो। बिल्कुल।